कोहिनूर हीरा, इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसे शापित स्टोन यानी कर्स डायमंड कहा जाता है। यहाँ तक कि कोहिनूर शब्द भी एक पर्शियन शब्द है। इसका मतलब होता है माउंट ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का पहाड़। लेकिन कैसे इस कोहिनूर को दुनिया का सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हीरा कहा जाने लगा? कैसे ये हीरा सबसे पहले मुगल राजाओं के पास रहा, फिर वो पंजाबी महाराजाओं के पास रहा, उसके बाद चला जाता है अंग्रेजों के पास। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। Here you have precious diamond emphatically where it never belonged. इतनी वैल्यू है कि जिसमें पूरी दुनिया को फॉर्चून इसी में आ जाए। सबसे कीमती उस टाइम में हमारा ही कोहिनूर था। ये साल था 1854, जब भारत में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। तब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 15 साल के एक बच्चे को पंजाब से इंग्लैंड भेजा। लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि इस बच्चे की मां खतरनाक थी और उसका चरित्र बुरा था, और इसलिए उसे मां से दूर ले जाना ही जरूरी था। इंग्लैंड में यह बच्चा ईसाई धर्म अपना लेता है और महारानी विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड 7 से उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई और उसे $50,000 का वार्षिक वजीफा दिया गया, जो आज के हिसाब से 65 करोड़ रुपए होते हैं। बच्चे का नाम था दिलीप सिंह, जिन्हें हम महाराजा दिलीप सिंह के नाम से भी जानते हैं, भारत में सिख एम्पायर के आखिरी राजा। लेकिन खास बात यह है कि इंग्लैंड भेजे जाने से महज 4 साल पहले 1849 में जब अंग्रेजों ने युद्ध में सिखों को हराया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने 11 साल के दिलीप को रानी विक्टोरिया को एक हीरा सौंपने का आदेश दिया था। ऐसे कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ लगा। उस साल इस हीरे ने लंदन जाने के लिए जहाज पर 7,700 किलोमीटर का सफर किया, और कोहिनूर हीरे के लिए कहा जाता था कि जिसके पास ये हीरा होगा वह दुनिया का मालिक होगा। लेकिन कुछ लोग इसे श्रापित हीरा भी कहते हैं। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट थियो मेटकाफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि परंपरा के अनुसार यह हीरा कृष्ण के जीवन काल के दौरान निकाला गया था। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह हीरा गोलकुंडा क्षेत्र में कोलूर खदान से निकाला गया था। गोलकुंडा के हीरे कृष्ण नदी के तट पर पाए जाते हैं। कोस्टल आंध्र प्रदेश पर 18वीं शताब्दी के दौरान ये एरिया दुनिया का एकमात्र एरिया था जहां हीरे पाए जा सकते थे। लेकिन 1725 में ब्राजील में हीरे की खदान खोजी गई थी। ये साफ तो नहीं है कि कोहिनूर हीरे की खोज किसने और कैसे की थी, लेकिन आमतौर पर जेमस्टोन सूखी हुई नदियों के तल पर पाए जाते हैं। पर ऐतिहासिक रूप में हम ये भी नहीं जानते कि इसकी खोज वास्तव में कब हुई थी। इतिहासकारों का सबसे अच्छा अनुमान ये दावा करता है कि इसकी खोज 1100 से लेकर 1300 के बीच हुई थी। परेशानी यह है कि ना तो कोई भी इसे लिखने वाले का नाम जानता है और ना ही किस टेक्स्ट पर लिखा गया था वो जानता है। कोहिनूर का पहला लिखित उल्लेख 1526 में मिलता है, जब 1526 में पहला मुगल बादशाह जहीरुद्दीन बाबर भारत आया था। बाबरनामा में उन्होंने लिखा था कि यह एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के दैनिक खर्च से आधी है, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक विशेष युद्ध जीतने के पुरस्कार के रूप में कोहिनूर हीरा जीता था। कोहिनूर का दूसरा उल्लेख शाहजहां ने 1628 में किया था, जब उन्होंने अपने प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनवाया था। इस सिंहासन को बनाने में 7 साल लग गए थे, और यह सिंहासन ताजमहल से भी ज्यादा महंगा था। इस सिंहासन को बनाने में बड़ी मात्रा में कीमती पत्थरों और रत्नों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अनगिनत अनमोल रत्नों में से एक था कोहिनूर हीरा और दूसरा था लाल तैमूर रूबी। असल में कोहिनूर मुगलों के पास सबसे कीमती पत्थर नहीं था, क्योंकि मुगलों ने तैमूर रूबी को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। इसलिए उस समय पर यह ज्यादा उनके लिए खास नहीं था, क्योंकि मुगलों को चमकीले रंग के पत्थर ज्यादा पसंद थे। दूसरी ओर हिंदू और सिख राजाओं को हीरे पसंद होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कोहिनूर को मयूर सिंहासन पर प्रतिष्ठित स्थान दिया गया था, यानी इसे मोर की आंख बनाकर लगाया गया था। और सबसे खास बात यह है कि हीरे का नाम अभी तक कोहिनूर नहीं रखा गया था। लगभग 100 साल बाद मुगल के अधीन दिल्ली दुनिया के सबसे रिच शहरों में से एक थी। यहाँ लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे, जो लंदन और पेरिस की संयुक्त आबादी से अधिक थी। लेकिन इस समय तक मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था। लेकिन दिल्ली की संपत्ति ने फारस के नादिर शाह को आकर्षित किया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को हरा दिया। मोहम्मद शाह 15वें मुगल सम्राट थे और औरंगजेब के पोते भी थे। जब नादिर शाह दिल्ली से वापस लौट रहे थे तो उनके पास इतना ज्यादा खजाना था कि उसे ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12,000 घोड़े की जरूरत पड़ी थी। इन्हीं खजाने में से एक कोहिनूर भी था। अब आम धारणा यह है कि नादिर शाह को मुगल साम्राज्य में काम करने वाले एक अधिकारी से सूचना मिली थी कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर छुपा रखा है। अब उस समय पर पगड़ी की अदला बदले की पुरानी युद्ध परंपरा हुआ करती थी। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के साथ पगड़ी बदलने का प्रस्ताव रखा। इसलिए जब कोहिनूर हीरा जमीन पर गिर गया तो रोशनी में इतना ज्यादा चमका कि नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर,
यानी इसका मतलब था रोशनी का पहाड़, और इस तरह इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। लेकिन नादिर शाह के उस समय के वित्तीय अधिकारी तारीख आलम आराए नादरी नामक किताब लिखी। इसी किताब में लिखा हुआ है कि कोहिनूर मयूर सिंहासन के सिर से जुड़ा हुआ था। नादिर शाह मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया और अपने बाजूबंद पर तैमूर रूबी और कोहिनूर हीरे को पहना। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो खैर एक मुद्दे का विषय है कि इसे पगड़ी में छिपाया गया था, लेकिन यह सच है कि नादिर शाह ने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था क्योंकि इस किताब में हीरे का जिक्र कोहिनूर के रूप में किया गया है। अगले 70 सालों तक कोहिनूर वर्तमान अफगानिस्तान का हिस्सा बना रहा। यहीं पर कोहिनूर का अभिशाप चरण में आता है, वही श्राप जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। हीरो का मालिक दुनिया का मालिक होगा, लेकिन सभी दुर्भाग्य उसी पर गिरेंगे। यह कहावत 1306 में लिखे गए हिंदू टेक्स्ट से ली गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ऐसा माना जाता है कि यह कोहिनूर हीरे का सबसे पहला उल्लेख है। ये एक अंधविश्वास है, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ हद तक यह सच भी है, क्योंकि 1747 को नादिर शाह पर दुर्भाग्य टूटा। तब नादिर शाह को उसके रक्षक ने ही मार डाला था। रिजल्ट में उसका सारा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। अहमद शाह दुर्रानी, जिन्हें अहमद खान अब्दाली के नाम से भी जाना जाता है, नादिर शाह की सेना का एक सदस्य था। वही नए अफगान साम्राज्य का संस्थापक बन गया और इसके बाद ही कोहिनूर हीरे का नया मालिक भी बन गया। विलियम डेलरिम्पल और अनीता की किताब हमें बताती है कि नादिर शाह के पोते शाहरुख शाह के सिर पर पिघला हुआ शीशा डाला गया था, जैसा कि हमने गेम्स ऑफ थ्रोन में देखा है, कि ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोहिनूर कहाँ छिपा है। आप इसे कोहिनूर का अभिशाप कह सकते हैं या फिर कुछ और, लेकिन इसकी ही वजह से दुर्रानी साम्राज्य में काफी अंदरूनी कलेश मच गया था। अहमद के पुत्र तैमूर ने साम्राज्य को अच्छे से चलाया, लेकिन बाद में अहमद के पोते सिंहासन के लिए आपस में लड़ने लगे। तैमूर के बेटे साम्राज्य के तीसरे शासक जमान शाह दुर्रानी को गर्म सुइयों से अंधा कर दिया गया था। उनके भाई पांचवें शासक शुजा सिंह दुर्रानी थे। उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर एक मजबूत आदमी 4 कंकड़ 4 दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में फेंकता है और फिर 5वां कंकड़ हवा में फेंकता है और 5 कंकड़ से घिरी जगह सोने से भर जाएगी। वहां मौजूद सभी सोने का मूल्य अभी भी कोहिनूर के मूल्य से मेल नहीं खा रहा था। शुजा शाह दुर्रानी ने कोहिनूर को अपने कंगन पर पहना था। 1809 में उन्हें गद्दी से उतार दिया गया और वे कोहिनूर हीरे के साथ लाहौर भाग गए। वहां उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से शरण मांगी। रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने दुर्रानी को शरण देने के बदले कोहिनूर हीरा मांगा था, और इस तरह कोहिनूर हीरा 1813 में सिख साम्राज्य के पास चला गया। रणजीत सिंह के लिए भी कोहिनूर का बहुत प्रतीकात्मक महत्व था। दुर्रानी वंश ने जो जमीन हड़प ली थी उसे उन्होंने वापस जीता। उन्हें लाहौर का शेर या शेर पंजाब के नाम से जाने लगा और उन्होंने कोहिनूर अपने बाइसप पर पहना था। कुछ साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ भारत पर मजबूत होती जा रही थी। जब अंग्रेजों को 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्हें इस हीरे का कुछ हिंदू पुजारियों को देने की उनकी योजना के बारे में भी पता चला। उस समय के ब्रिटिश न्यूज़पेपर इससे बहुत क्रोधित हुए। समाचार पत्रों में से एक ने प्रकाशित किया कि ज्ञात दुनिया का सबसे अमीर और सबसे महंगा रत्न एक अपवित्र मूर्ति पूजक और भाड़े के पुजारी के भरोसे के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आदेश दिया कि वह कोहिनूर हीरे पर नजर रखे, वह कहाँ जाता है इस पर नजर रखे और ब्रिटिश खजाने के लिए इसे प्राप्त करने के मौके की तलाश करे। अंग्रेजों को लगभग 1 दशक तक का इंतजार करना पड़ा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाबी सिंहासन अगले 4 सालों में 4 शासकों को सौंप दिया गया। 1843 तक केवल 2 लोग खड़े थे, एक रणजीत सिंह की पत्नी और रानी जिंदाना और दूसरा 5 साल का बच्चा प्रिंस दिलीप सिंह। जब 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध समाप्त हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब साम्राज्य का शासन समाप्त कर दिया था। तब तक दिलीप सिंह लगभग 10 वर्ष के हो चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे ट्रीटी ऑफ लाहौर पर साइन करवा लिया था। इस संधि के अनुसार कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा जाना था। पंजाब आखिरी प्रमुख राज्य था जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था। इस जंग को जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख साम्राज्य को एक बार फिर से पनपने देने की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए उन्होंने जिंदाना और परिवार के एकमात्र अन्य सदस्य को जेल में डाल दिया था और ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया था। ये मैंने खैर आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। जब दिलीप सिंह महज 15 साल के थे तब उन्हें 1854 में लंदन भेज दिया गया था। जुलाई 1854 में जब बकिंगम पैलेस में दिलीप सिंह की पेंटिंग बनाई जा रही थी तो महारानी विक्टोरिया ने उन्हें एक आखिरी बार कोहिनूर को देखने का मौका दिया था। उन्होंने इसे अपने हाथ में पकड़ रखा था और ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने जो शब्द बोले थे उसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी सालों के दौरान दिलीप सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने भारत लौटने की भी काफ़ी कोशिश की थी लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने रोक दिया था, पर उन्होंने हार न मानते हुए जर्मनी की भी मदद लेने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्य से वह असफल रहे थे। और ऐसे कहा जाता है कि 55 साल की उम्र में पेरिस में उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी। उस समय तक उनकी रहने की स्थिति काफ़ी खराब थी और वो काफ़ी गरीबी में जी रहे थे। दूसरी ओर कोहिनूर रानी विक्टोरिया का विशेष अधिकार बन चुका था। दिलचस्प बात यह है कि जिसके लिए
ये काफ़ी टैक्स भी लिखे गए थे, जैसा कि ये कोहिनूर का अभिशाप इसके मालिक किसी भी व्यक्ति को चेतावनी देता है। ये भी कहता है कि केवल एक भगवान या एक महिला ही इसे दंड से मुक्ति के साथ पहन सकती है, बिना किसी प्रतिकूल परिणाम के। 1851 में लंदन के हाइड पार्क में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश लोगों को कोहिनूर देखने का अवसर मिला था। लेकिन जनता की प्रतिक्रिया बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। चट्टान के एक छोटे से टुकड़े के लिए साम्राज्य को लड़ते देख लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही कोहिनूर हीरा है जिसके लिए लोगों ने एक दूसरे को मार डाला था। उन्हें यह बस एक कांच के टुकड़े जैसा लग रहा था। जनता की इस निराशजनक प्रतिक्रिया के बाद 1851 में टाइम्स अखबार ने इसकी रिपोर्ट दी थी। रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने 1852 में कोहिनूर की मरम्मत और पॉलिशिंग का काम शुरू किया ताकि लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो सके और हीरा ज़्यादा शाइन करे। वो चाहते थे कि लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण कोहिनूर का वजन 40% तक कम हो गया था। ये 186 कैरेट का होता था और कटिंग और पॉलिशिंग के बाद ये मात्र 105.6 कैरेट का ही रह गया है। प्रेजेंट टाइम पर इसका आकार एक मुर्गी के अंडे के जितना रह गया है। खैर, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए जब अंग्रेजों के हाथ कोहिनूर लगा तो वे भी कोहिनूर के अभिशाप से डर गए। इसलिए आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश शाही परिवार ने फैसला किया कि वे कोहिनूर को किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे। जब राजा पुरुष होगा तो रानी पत्नी कोहिनूर पहनने वाली होगी। और यही वजह है कि अगले सालों में जब ब्रिटिश सिंहासन सौंपा जाता है तो कोहिनूर हमेशा रानी के पास ही जाता है। इसे सबसे पहले रानी अलेक्जेंड्रा के मुकुट में लगाया गया था, फिर क्वीन मैरी में, और लास्ट में 1937 में इसे इंग्लैंड की वर्तमान रानी की मां द्वारा पहने गए ताज में जड़ा गया था। रानी मां का अंतिम संस्कार 2002 में किया गया था, जब मुकुट को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था। वर्तमान में यह मुकुट और कोहिनूर टावर ऑफ लंदन के वाटरलू बैराक में है, बल्कि इसके अंदर ज्वेल हाउस में पाया जाता है। और सबसे खास बात, कोहिनूर के इतिहास के पिछले 800 सालों में ब्रिटिश राजशाही सबसे लंबे समय तक कोहिनूर की मालिक रही है। लगभग 173 साल से उनके पास है। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. India was already Britain's biggest cash cow, the world's biggest purchaser of British goods and exports. यहाँ सीधा सा सवाल है कि क्या कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने भारत से चुराया था, या यह कोई उपहार था, या वह उन्हें सौदे के बदले में दिया गया था। शशि थरूर के 2015 के भाषण के एक साल बाद यानी 2016 में एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार को कोहिनूर वापस दिलाए और भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार से हीरा वापस करने की मांग करनी चाहिए। लेकिन अदालत में सरकार के प्रतिनिधि रंजीत कुमार ने कहा कि हीरा लाहौर संधि का हिस्सा था, ना तो इसे चोरी किया गया था और ना ही इसे जबरदस्ती लिया गया था, और इसे वापस पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। बाद में सरकार की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा था कि वे फ्रेंडली तरीके से कोहिनूर को वापस पाने की पूरी कोशिश करेंगे। असल में कहा गया था कि श्री कुमार की दलीलें सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन कानूनी तौर पर कहें तो कोहिनूर की भारत वापसी का कोई कानूनी आधार नहीं है। यहाँ मौजूद एकमात्र कानूनी रास्ता 1970 यूनेस्को कन्वेंशन है, यानी सांस्कृतिक संपत्ति के स्वामित्व के अवैध आयात, निर्यात और हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और रोकने के साधनों पर कन्वेंशन बनाई गई थी। आसान भाषा में कहें तो देश की सांस्कृतिक विरासत जो अवैध तरीके से या फिर अनुचित तरीके से दूसरे देश में ले जाई गई हो। लेकिन इस सम्मेलन के दो परेशानियां थीं। सबसे पहले इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 1970 से पहले ली गई सांस्कृतिक विरासत को अनिवार्य रूप से वापस करने की डिमांड करना इसके वश में नहीं था। और दूसरी बात यह है कि कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में सांस्कृतिक विरासत को एक ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष आधार पर पुरातत्व के लिए महत्व के रूप में प्रत्येक राज्य द्वारा विशेष रूप में नामित किया गया हो। तीसरी परेशानी ये थी कि अगर सांस्कृतिक विरासत लौटा भी दी जाए तो किस देश को मिलनी चाहिए, क्योंकि देश के बीच खींची गई मौजूदा सीमाएं बिल्कुल हाल की हैं। इससे पहले राजशाही के दौरान जो राज्य अस्तित्व में थे उनकी सीमाएं बदलती रहती थी, जिन्हें अक्सर युद्ध के बाद फिर से खींचा जाता था। और आज भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सोवेरेन टेरिटरीज उनकी स्वतंत्रता के बाद भी अस्तित्व में आई हैं। इससे पहले यहाँ साम्राज्य हुआ करते थे। टेक्निकल रूप से कहें तो कोहिनूर हीरा भारत, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के सोवेरेन टेरिटरीज से नहीं लिया गया था, क्योंकि उन प्रदेशों का निर्माण एक निश्चित तारीख के बाद ही हुआ था। लेकिन कोहिनूर उससे पहले ही रजवाड़ों से ले लिया गया था। यहाँ पर एक और सवाल है कि कोहिनूर किसे लौटाया जाना चाहिए। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रवक्ता ने 2000 में कहा था कि वे कोहिनूर को अपने देश में वापस चाहते हैं। 2016 में पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कोहिनूर को प्रेजेंट पाकिस्तान से चुराया था, क्योंकि सिखों की राजधानी साम्राज्य लाहौर था। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड कोरिन का कहना है कि तार्किक रूप से कोहिनूर को कई देशों में वापस किया जा सकता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत
और यहाँ तक कि ईरान भी इस हीरे के स्वामित्व का दावा कर सकता है, क्योंकि उस समय चोरी और लूटपाट काफ़ी आम हुआ करती थी। लेकिन उस समय इनमें से कोई भी देश अस्तित्व में नहीं थे, हालांकि भौगोलिक दृष्टि से उनके क्षेत्र मौजूद थे। इसे दूसरी तरह की घटनाओं से अलग नहीं किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए नाजियों द्वारा चुराई गई सांस्कृतिक विरासत, जहां इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस देश में चोरी हुई थी, क्योंकि ये देश पहले से ही मौजूद थे। भावनात्मक रूप से रिचर्ड कुरिन कहते हैं कि हमें कोहिनूर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि इसका काला इतिहास ना दोहराया जाए और इसे अपने अंतिम विश्राम स्थल पर आराम करने दिया जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।